हेलो दोस्तों, हाय। यही हब में आपका स्वागत है। हाउ आर यू? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं सिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं कि जो कि लास्ट पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे कम कम समय का, यानी कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े, कंपाउंड सेंटेंस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्र वाक्य। इसके पहले वाला कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य पढ़े थे, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ना। तो 2 वाक्य को तो यहाँ भी जोड़ना है, लेकिन इसमें देखिए ये मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक ना। इसको कैसे जोड़ना है तो देखिए, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक न्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ठीक ना। ये याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, यानी कि बनाना है। हमें सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और उसको जोड़ के क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है तो देख लिया जाए, ठीक ना। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लाज होते हैं, ठीक ना। जिसमें 2 क्लाज होते हैं, यानी कि 2 क्लाज से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। अब ये ध्यान देना है कि इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है ये एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, मतलब कि ये जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लाज होगा और सबऑर्डिनेटिंग, ये 2 क्लास तो कैसे भी होंगे, एक वाक्य को जोड़ने के लिए कैसे भी होंगे, लेकिन इस वाक्य में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है वो एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक ना। अब हम समझते हैं कि आखिर में ये प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज क्या होता है, ठीक है। अब हम ये भी बताए थे आपको कंपेयर की कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चूंकि इसमें सबऑर्डिनेट आ रहा है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम जोड़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से ही जोड़ेंगे। इसमें सब में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या होगा? प्रयोग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, किसी को पता है तो खटाखट बताइए। तो प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूं आपको प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है। कहा जाता है कि प्रिंसिपल क्लाज वह वाक्य होता है जिसका अर्थ बिल्कुल निश्चित होता है, यानी कि जब हम वाक्य लिखेंगे तो ये वाक्य अपना अर्थ न पूर्ण रखेगा। ये वाक्य क्या करेगा? अपना अर्थ पूर्ण रखेगा, ठीक है। तो इसमें हम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि इस क्लाज का अर्थ पूर्ण रहता है। क्या रहता है? पूर्ण रहता है, पूर्ण रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लाज क्या होता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लाज भी दिया है, ये क्या होता है, ठीक ना। सबऑर्डिनेट क्लाज ये क्या होता है तो थोड़ा सा समझा जाए, ठीक ना। तो सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है कि यह किसी न किसी प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर रहता है, यानी कि इसका अर्थ पूरा नहीं रहता है, ठीक ना। ये किसी न किसी दूसरे क्लाज पर यानी कि प्रिंसिपल क्लाज पे क्या रहता है? निर्भर रहता है। और जब तो ये निर्भर है तो अकेले इसका कुछ नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल क्लाज से जब जोड़ेंगे तो इसका वाक्य क्या होगा? पूरा होगा। तो यही तो हमें सीखना है, यही तो हमें क्या करना है? सीखना है कि कैसे प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज को जोड़ेंगे। अब बस उन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए सबऑर्डिनेट क्या हो जाता है? यह प्रिंसिपल क्लाज पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाज पे निर्भर होता है, पर निर्भर होता है। ये प्रिंसिपल क्लाज पे क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक ना। देखिए जैसे वाक्य हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल एक लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि द न्यूज इज रॉन्ग। ऐसा देख लीजिए एक वाक्य है कि समाचार क्या है? गलत है। समाचार क्या है? गलत है ना जी। एक दूसरा भी वाक्य है डेट कि ही हैज डेड। देखिए 1-2 वाक्य है इसमें, ठीक ना। तो ये जो हमारा पहला वाक्य है, देखो इसका पूर्ण अर्थ है ना, इसका पूर्ण अर्थ है तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाज। और इसका पूर्ण अर्थ नहीं है तो ये क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज। क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लाज। अब इसी वाक्य को जब जोड़ेंगे हम क्या करेंगे?
इसी वाक्य को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि द न्यूज, जब ये बनेगा तो देखो इसको समझने के लिए केवल, अभी तो मैं बनाना बता नहीं रहा हूँ, केवल समझने के लिए आपको बता रहा हूँ ना कि द न्यूज दैट ही हैज डेड, ही हैज डेड इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। देखिए कैसे इसको इसके ऊपर निर्भर था, तो इसको हम इसमें जोड़ दिए तो ये हमारा कैसे बना। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, मिश्र हो गया, एक ही में क्या हो गया, मिक्स हो गया ना, मिश्र वाक्य इसी को कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो द न्यूज दैट कि ही हैज डेड इज रॉन्ग, कि समाचार यह है कि वह मर गया क्या है, गलत है। यानी कि जो समाचार आया था कि वह मर गया वो क्या था, गलत। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें बनते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको कोई दिक्कत है कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। देखिए कैसे है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कैसे है, क्योंकि इसका अर्थ पूरा है और इसका अर्थ ऑटोमेटिक पूरा नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड था, तो देखो जोड़ के दिखाएं, ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा कि जो हमारा इसमें सबऑर्डिनेटिंग होगा, बताया था ना कि इसमें एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब याद आया ना, बताया था ना कि कंजक्शन का प्रयोग होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या होता है, शुरू होता है। यानी कि जो ये तीनों है, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, कितने, एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक ना, और ये तीनों किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। क्या होते हैं जी, शुरू होते हैं। और इन्हीं के सहायता से हम वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन्हीं की सहायता से हम वाक्यों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि नाउन क्लॉज, ठीक ना, सबसे पहले हम सीखेंगे कि नाउन क्लॉज की सहायता से कैसे वाक्यों को जोड़ा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नाउन क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमें, कैसे बनाया जाता है। ठीक ना, और नाउन क्लॉज क्या होता है। तो देखो नाउन क्लॉज की मतलब क्या है कि वो वाक्यों में क्या करेगा, यह वाक्य में नाउन की तरह कार्य करेगा। वाक्य में कैसे कार्य करेगा, नाउन की तरह कार्य करेगा। और इसमें जो भी कंजक्शन हम यूज करेंगे, जो भी कंजक्शन, ठीक ना, जो भी कंजक्शन क्या करेंगे हम यूज करेंगे, वह ना प्रायः क अक्षर से प्रारंभ होगा। क अक्षर से क्या होगा, क अक्षर से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। मतलब हमें ध्यान ये देना है कि जो नाउन क्लॉज में कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक ना, वो सदैव क अक्षर से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। कौन से अक्षर से, क अक्षर से। अब थोड़ा सा देख ले जाए कि इसके अंतर्गत यानी कि नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शंस आ जाते हैं, और इन्हीं के सहायता से जो भी वाक्य दिया रहेगा, ठीक ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें कंडीशन आपको डैट में आता है और व्हाट में आता है, बाकी सब नॉर्मली होता है। ठीक ना, अब इफ वेदर देख लीजिए, इफ वेदर का प्रयोग आप लोग नरेशन में करते हैं ना, कब इफ वेदर का प्रयोग करते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ है, बस समझिए कि वही चीज़ है। चलिए तो इसके देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं वो देखा जाए। ठीक है, तो डैट आता है, मतलब कि का के की, इसका अर्थ हो जाता है इफ या वेदर मैंने क्या, व्हाट मतलब क्या, यहाँ से हु मतलब कि कौन, और हाउ मतलब कि कैसे, हु मतलब कि किसको, वेयर मतलब कि कहाँ, व्हेन मतलब कि कब, हाउ मैंने कि कितना, हाउ मच की कितना। ये सारे कंजक्शंस हमारे नाउन क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, और इन्हीं के सहायता से हम वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि डैट का प्रयोग हमें करना है, तो ये डैट का प्रयोग कब होगा। ठीक ना, तो देख लीजिए कि डैट का प्रयोग जब हम करते हैं तो डैट का प्रयोग में कब आता है। ठीक है, याद रखिएगा कब किया जाता है डैट का प्रयोग। तो
जब, ठीक ना, जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे, ठीक ना, तो उस वाक्य के अंत में देखिए यहाँ पर सो दिया है ना, क्या दिया है, सो दिया है ना। सो माने कि एक वाक्य में सो ईट, ठीक ना, सो ईट, इस तरह के वर्ड आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे, ठीक ना। क्या देंगे जी, सो ईट, या डैट भी हो सकता है और दिस, मतलब कि इस तरह के वाक्य के अंत में जरूर कोई ना कहीं वर्ड दिखाई देगा, तो वहां पर हम जानते हैं कि डैट का ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो दोनों वाक्य दिए रहेंगे, दोनों वाक्य जो दिए रहेंगे वो कैसे होना चाहिए, तो असर्टिव में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, असर्टिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में होने चाहिए, इसमें होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि दोनों वाक्य इसके अंतर्गत जो भी आएगा उसके दोनों वाक्यों में क्या होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। लेकिन ये जब आता है तो एक वाक्य प्रश्नवाचक होना चाहिए, आप जानते हैं, ठीक ना। नरेशन सेम टू सेम वही वाला चीज़ है, ठीक ना। ये सारे चीज़ देख रहे हैं, जब वन ये से शुरू हुआ है, ये सारे उसी तरह से होते हैं, ठीक ना। चलिए, केवल इसमें दो ही अपवाद जैसे थे जिसमें कंडीशन लगता है, बाकी सारे वाक्य वैसे ही जोड़ दिया जाए। तो कंडीशन वाले हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि ही विल सक्सीड, वह सफल होगा ना जी। वी होप सो, हम लोग ऐसा आशा करते हैं ना जी। देखो यहाँ सो आ गया ना, सो आ गया, तो अब इसमें हम डैट का ही प्रयोग करके जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वी आ होप, ये वाली लाइन हम क्या करेंगे, आप आगे कर लेंगे। वी होप, हम आशा करते हैं कि, अब यहीं सो को हटा के क्या लगा देंगे, डैट, हम आशा करते हैं कि ही विल सक्सीड, यानी कि वह सफल होगा। ही विल सक्सीड यानी कि वह सफल होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से दूसरा है कि इट इज गोइंग टू रेन, बरसात होने जा रही है। आई एम श्योर ऑफ इट, देखो इसमें भी आ गया ना ऑफ इट, कि मैं इसके लिए क्या हूं, निश्चित हूं। तब इसमें भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा कि आई एम श्योर दैट, ये देखिए ऑफ इट आया है ना, माने इट के साथ आप आ सकता है ऑफ इट। तो आई एम श्योर दैट कि इट इज गोइंग टू रेन, मतलब कि मैं श्योर हूं कि बरसात होने जा रही है, मैं श्योर हूं कि क्या होने जा रही है, बरसात होने जा रही है। तो देखिए इसी तरह से इस सारे कंजक्शन का क्या करेंगे, हम बीच में जोड़कर इनको वाक्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए जो व्हाट है, ठीक ना, क्या है जी, व्हाट है। तो व्हाट में क्या कंडीशंस होता है, बस बताया ना कि इसी दोनों में ये कंडीशंस फॉलो होंगे। बाकी नॉर्मली जैसे ये लगाकर हम देखेंगे कि कहाँ पर वेयर लगाना है, कहाँ पर हु लगाना है, कहाँ पर हाउ मनी लगाना है, वैसे जोड़ देते हैं। ये दोनों थोड़े से क्या होते हैं, अपवाद में आते हैं। तो इनके लिए रूल होता है कि तभी प्रयोग किए जाएंगे जब ऐसे आएगा, कब, नाउन क्लॉज के अंतर्गत तब, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अब व्हाट में क्या होता है कि इसमें एक वाक्य में समथिंग दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, समथिंग, ठीक ना। एक वाक्य में क्या दिया रहेगा, समथिंग, ठीक है। और दूसरे वाक्य में जरूर सो इट, चाहे इट इज, ठीक है, इट इज दिया रहेगा, ऑन इट दिया रहेगा, ऑन इट, ठीक है, ऐसे इट इज, ऑन इट, सो इट, दैट इज, ठीक ना। इस पर से कई सारे आपको कई सारे मिल जाएंगे, इन इट, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा दूसरे वाक्य में। तो जहां पर समथिंग एक वाक्य में हो और एक वाक्य में इट इज, ठीक है, ऑन इट और उसके बाद इन इट, इस प्रकार का दिया रहे, ठीक ना। तो लास्ट में जरूर दिया रहेगा। तो ऐसा जब मिलेगा तो ऐसे वाक्यों को हम व्हाट से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, व्हाट से जोड़ेंगे। किसके अंतर्गत, तो नाउन क्लॉज के अंतर्गत, ठीक ना। ऐसे तो हम व्हाट से कोई भी वाक्य जोड़ सकते हैं, लेकिन नाउन क्लॉज से जब दिया रहेगा उसमें आगे ना क्वेश्चन दिया हुआ तो डायरेक्टेड किया रहता है, किसे हमें नाउन क्लॉज से जोड़ना है कि किससे जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर करें कि रॉबी सेज समथिंग, देखो यहाँ पर समथिंग आ गया ना, ठीक ना। आई डू नॉट बिलीव इन इट, उसके बातों में मुझे विश्वास नहीं है, सिंपल सा है ना। तो हम इसको कैसे बना लेंगे, इस वाक्य को पहले कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले कि आई डू नॉट बिलीव, ठीक ना जी।
अब समथिंग भी हटा देंगे क्योंकि उसी के जगह पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट, ठीक ना। तो लिखेंगे कि व्हाट, आई डू नॉट बिलीव कि व्हाट, ठीक है, और रॉबी सेज, रॉबी सेज, यानी कि मैं विश्वास नहीं करता कि रवि क्या कहता है। तो इस तरह से देखिए हमारा वाक्य जुड़ा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में आ गया, ठीक ना। अगला क्या दिया है कि द टीचर सेज समथिंग, यानी कि अध्यापक कुछ कहते हैं, आप पे अटेंशन टू इट, देखिए यहाँ पर टू इट आ गया, क्या गया जी, टू इट आ गया, ठीक, मतलब कि इसमें हमारा टू इट भी होगा, टू इट आ गया। तो देख लीजिए पे अटेंशन, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि अध्यापक जो कुछ भी कहते हैं उस पर हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ऐसा जब वाक्य है तो उसको हम व्हाट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे कि पे अटेंशन, इसको भी हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, क्या कर देंगे जी, आगे लिख देंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक ना। पे अटेंशन, अब क्या कि व्हाट, कि मास्टर साहब क्या कह रहे हैं ना जी, व्हाट, पे अटेंशन व्हाट, इसमें से टू इट और ये समथिंग दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कि द टीचर सेज, पे अटेंशन कि व्हाट द टीचर सेज, हमें ध्यान देना चाहिए कि अध्यापक क्या कहते हैं। अब इसमें जो ये सारे कंजक्शंस हैं, यही दो में जो ये और प्लस व्हाट था, इसी दो में ये थोड़ा सा अपवाद था जिसमें ये कंडीशन होने पे लगाते हैं। बाकी ये नॉर्मली वाक्यों को जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि ये रहे तो ये, बस हमें वाक्य को पढ़ना है कि उसमें वेयर लगाना है कि हुम लगाना है, ये वाक्य पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। बस हमें यही याद रखना है कि नाउन क्लॉज के अंतर्गत इतने सारे कंजक्शंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इतने सारे कंजक्शन होते हैं तो इसी में से कोई ना कोई लगेगा। तो हमें डैट और व्हाट में जो कंफ्यूजन था कि डैट और व्हाट ये जो अपवाद में आते हैं कि क्यों कब इसका किया जाएगा नाउन क्लॉज के अंतर्गत, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब बाकी सब नॉर्मली यूज हो जाएंगे जैसे हम वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आपको एडवर्ब क्लॉज। चलिए देखिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए अब हम लोग बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाना है, ठीक ना। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो यह वाक्य में एडजेक्टिव के भांति कार्य करता है। किसके भांति, एडजेक्टिव के भांति कार्य करता है, कार्य करता है तथा यह किसी ध्यान से देखिएगा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। तो वाक्य में जब इसका हम प्रयोग करेंगे ना तो ये एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करेगा और यह किसी न किसी नाउन और प्रनाउन, नाउन या प्रनाउन के बाद यूज होगा या बदले यूज होगा, के बाद प्रयोग होगा। और इसी का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्रयोग होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है हमें। अब एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं वो थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक ना। एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, जैसे इसके पहले भी हमने देखा कि नाउन क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस आए थे, तो ये हमें याद रहना चाहिए क्योंकि कंजक्शंस याद रहेगा तो वाक्य जोड़ लेंगे, वाक्यों में कुछ है नहीं, ठीक ना। केवल कंजक्शन हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस है, वो नाउन क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शंस है। तो देख लीजिए इसमें आता है आपका हु, जो या जिसने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सजीव, जब वाक्य से सजीव का बोध हो तभी इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हुम, जिसको के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा और ये भी सजीव के लिए यूज होगा। अगला क्या दिया है कि हुज, जिसकी या जिसको या जिसकी के वर्ड में, ये अपवाद में होता है, या तो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हो जाता है, ठीक है। ये सब हमें देखना है। अगला दिया है कि विच, विच मतलब होता है जो, ये सदैव निर्जीव के लिए, लाइफलेस के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक ना। अगला दिया कि व्हाई, जिस वजह से, तो व्हाई का प्रयोग अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज में करेंगे तो हम करेंगे इसका प्रयोग रीजन के लिए, किसके लिए, रीजन के लिए, ठीक ना। और उसी तरह से वेयर माने कि जहां, और इसका प्रयोग किया जाएगा किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में अगर कर रहे हैं तो प्लेस के लिए, ठीक है। हाउ, हाउ माने कि जिस तरीका, यानी कि माइनर का तरीका होता है, ठीक ना, तो इसका भी प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, माइनर के लिए करेंगे। और अगला दिया है कि व्हेन माने जब, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, टाइम के लिए जाएगा, किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। तो ये सारे जो कंजक्शंस हैं ये हमारे एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आते हैं,
किसके अंतर्गत आते हैं जी? एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत आते हैं। ये कंजक्शन समय याद रहेगा तो आराम से हम वाक्यों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो चलिए वाक्यों को जोड़ते हुए देख लिया जाए कि कैसे हमारे वाक्य जुड़ते हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि रॉबी इज ए गुड बॉय, रॉबी इज ए गुड बॉय, ही बिलोंग्स ए गुड फैमिली। रॉबी एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छे परिवार से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो देख लीजिए सजीव का ही बोध हो रहा है, ठीक ना, और ये रॉबी है। तो इसमें क्या बना सकते हैं जी? किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए तो यहाँ से जो, हु माने कि जो, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो क्या बन सकता है इसका कि रॉबी इज अ गुड बॉय, रॉबी इज ए गुड बॉय। अब इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे कि हु, क्योंकि ये सजीव में है तो क्या लिख देंगे कि हु बिलोंग्स, ही बिलोंग्स ए गुड फैमिली। कौन सी फैमिली? गुड फैमिली। ध्यान दीजिएगा, आ गया कि नहीं आ गया? देखिए कैसे जुड़ा है। केवल हमें यही देखना है कि कौन से कंजक्शन का प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक ना। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि आई बाट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदा। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, द वॉच यानी कि मैंने घड़ी खरीदा और जो घड़ी है सही समय देती है। अब बताओ घड़ी सजीव है कि निर्जीव है? खट से हमको पता चला कि निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं? जो, तो विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विच। तो बस तुरंत इसको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे कि आई बाट ए वॉच ना जी, बाट ए वॉच। अब देखिए चूंकि ये घड़ी हमारी क्या है? निर्जीव है ना, तो यहां पर क्या लगा देंगे? विच, विच गिव्स करेक्ट टाइम, विच गिव्स करेक्ट टाइम। ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या दिया है कि अमन कम टू मी, चाहे नहीं ए मैन है, ए मैन कम टू मी यस्टरडे। एक व्यक्ति मेरे पास कल आया था, ठीक है। ही वॉज ब्लाइंड, वह क्या था? अंधा था। ये ना जी, एक व्यक्ति जो मेरे पास कल आया वो क्या था? अंधा था। तो इसमें भी देख लो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? व्यक्ति है तो हु का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ए मैन। अब देखिए चूंकि यहाँ स्टार्टेड दे दिया है तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग ना करके इसी व्यक्ति के साथ जोड़ेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद। बताया था ना, इसी व्यक्ति के बाद क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी वॉच के बाद लगा हुआ है, यहाँ भी बॉय के बाद ये लगा हुआ है, यानी कि ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्टरडे के बाद नहीं ना लगाएंगे हम, तो इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या आ जाता है? मैन। तो लिखेंगे कि ए मैन हु कम टू मी, कम टू मी। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक व्यक्ति जो मेरे पास आया, ठीक ना जी, यस्टरडे, कब? कल। यस्टरडे क्या था जी? वो ब्लाइंड था। यस्टरडे वाज ब्लाइंड, वाज ब्लाइंड। देख लीजिए इसमें सस्पिशन की कोई बात नहीं है। हम बताए थे ना कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही प्रयोग होगा। तो चूंकि हमारा यस्टरडे के बाद नहीं करेंगे तो इसको हम इसके बाद कर लिए, ठीक ना। वाक्य को हमें सही दिशा में ले जाना है, ठीक ना, वाक्य को सही दिशा में ले जाना है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए एक बार करेंगे, दो बार तो ये समझ में आ जाएगा कि ए मैन हु कम टू मी यस्टरडे, कि एक व्यक्ति जो मेरे पास कल आया था वाज ब्लाइंड, अंधा था, ठीक ना। ये हमारा कौन सा वाक्य बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक ना। वैसे ही देख लीजिए एक और दिया है कि आई नो द बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूँ, यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो ना जी। सिंपल सा कह रहा है कि मैं उस लड़के को पढ़ाता हूँ जिस लड़के को तुम पढ़ाती हो। तो जिस का देख लो क्या दिया है? विच हुम, जिसको ना जी। यहाँ पर सजीव के लिए क्या दिया है? हुम। तो इसका हम इसी में प्रयोग कर लेंगे कि आई नो द बॉय हुम, क्या है जी? वो हुम है। हुम टीच यू टीच हिम ना जी। तो क्या कर रहा है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं कि हु टीच यू, कौन पढ़ाता है? आप पढ़ाते हो ना, तो यू टीच यू, कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे तुम पढ़ाते हो। देख लो आ जाएगा ना। अगला दिया है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह लड़का है, हिज मदर डेड यस्टरडे। यहाँ पे भी देख लीजिए एक यह लड़का है जिसकी माँ यस्टरडे यानी कि कल मर गई, ठीक ना। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे जी? देख लीजिए जिसकी ना, हुज भी लगा सकते हैं जिसकी, कि जिसकी माँ, तो हो जाएगा ना कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, विच नहीं, हुज। विच तो निर्जीव के लिए हो जाता है, तो क्या लगाएंगे हम? हुज
मदर, हुज मदर ये हट जाएगा, हुज मदर डेड यस्टरडे, डेड यस्टरडे, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह वही लड़का है जिसकी माँ यस्टरडे यानी कि कल शाम को, यानी कि यस्टरडे को क्या हो गई थी, मर गई थी। अगला देखो, कह रहा है कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, द टाइम कि समय क्या है ना जी। माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट, कि मेरी माँ कब आई ना। यहाँ पर समय का बोध हो रहा है तो देख लीजिए टाइम के लिए क्या लगा देते हैं, व्हेन, जोड़ देंगे तो आसाने है कि आई डू नॉट नो द टाइम, द टाइम। अब यहाँ पर क्या कर देना है, कुछ करना नहीं, इसको हटा के व्हेन जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ सीधे से किसकी बात हो रही है, समय की। व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इस तरह से मतलब हमें क्या करना है, वाक्यों को बनाना है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव दूसरा था। इसके बाद एक और लास्ट रह गया है आपका एडवर्ब क्लास, ठीक ना। तो उसको अगले वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा। चलिए एक और एग्जांपल बचा हुआ है, देख लिया जाए थोड़ा सा। तो देखिए क्या कर रहा है कि दिस इज द टाउन अ नेहरू वाज बर्न हेयर। अब लो, नेहरू जी जहां बर्न होते हैं स्थान का बोध करा दिया ना, तो स्थान का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेयर का। किसका प्रयोग किया जाता है, वेयर का। तो कैसे बनाएंगे कि दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन। अब देख लो यहीं पर हमें जोड़ना है वाक्य को, तो क्या लगा देंगे, वेयर नेहरू वाज बर्न, नेहरू वाज बर्न, ठीक ना जी। अब यहां से हम हेयर हटा देंगे क्योंकि हेयर के बदले में हम क्या प्रयोग कर ले, वेयर। वो स्थान के लिए ही लगा दिया ना, हेयर मैंने डिनोट कर रहा था, ये डिनोट कर रहा था और ये पूरा बता दिया कि यही जगह है वो, ठीक है। तो यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारा वाक्य क्या बन जाएगा कि दिस इज द टाउन वेयर नेहरू वाज बर्न, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको सही सही नॉलेज मिले। और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को मेरे जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।